अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सेकंड मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे एसएसटी जनरल से रिलेटेड। अच्छा, आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस मॉक टेस्ट में जो है ना आपके कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। इस मॉक टेस्ट में जो है ना आपके फ्रेजेस और उसकी टाइप्स, क्लॉज और उसकी टाइप्स, इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशंस, इसके अलावा आपके जो इडियम्स, कुछ इडियम्स भी कवर होंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, इस तरह और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर के टॉपिक्स है, जेरेंट्स, इन्फिनिटिव्स एट्सेट्रा। ये चीज़ें आपके इस मॉक टेस्ट में कवर होंगी। तो ये चलते हैं इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि बगैर आंसर कीज़ के, यानी आप पहले खुद ट्राई करें, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट को जो है ना फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप विदाउट आंसर कीज़ इसको ट्राई करेंगे, फिर अपनी नॉलेज को चेक करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि मेरी वीकनेस कहाँ है, मुझे कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही, उसी चीज़ पे फिर आपको काम करना है, ठीक है। इसलिए मैंने इस पे मार्क भी नहीं किया करेक्ट ऑप्शंस को, ताकि आप इसकी खुद भी साथ में प्रैक्टिस करते जाएं और साथ में मैं भी आपको आंसर्स बताता जाऊंगा। अच्छा, पहला एमसीक्यूज है, इन द सेंटेंस द मैन विद द गोल्डन की ओपन द डोर, व्हाट टाइप ऑफ फ्रेज इज विद द गोल्डन की। यहाँ पे इस सेंटेंस में पूछा गया है कि विद द गोल्डन की जो है ये कौन सा फ्रेज है। देखें इस को अगर आप देख लेते हैं, द मैन विद द गोल्डन की, विद द गोल्डन की प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, विद से, तो ऑब्वियसली ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में चूंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज मौजूद नहीं है, ठीक है, फिर आपने इसके फंक्शन को देखना है कि ये यहाँ पे क्या फंक्शन कर रहा है। ये फ्रेज विद द गोल्डन की जो है ये यहाँ पे मैन यानी आदमी को मॉडिफाई कर रहा है। कौन सा आदमी? वो आदमी जिसके पास गोल्डन की है। तो ये जो फ्रेज है ये हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है उस मैन के बारे में, इसलिए यहाँ पे ये एजेक्टिव का काम कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि एजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्रेज है ये एजेक्टिव फ्रेज है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, आइडेंटिफाई द जेरेंट फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हर फेवरेट एक्टिविटी स्कूबा डाइविंग इन द ओशियन इज वेरी एक्सपेंसिव। जेरेंट फ्रेज हमेशा जो है ना जेरेंट और उससे रिलेटेड वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जेरेंट मौजूद है, स्कूबा डाइविंग इन द ओशियन, ठीक है, ये हमारे पास एक जेरेंट फ्रेज है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एब्सोल्यूट फ्रेज, यानी कि यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, वो आपसे पूछा गया है कि कौन से सेंटेंसेस में एब्सोल्यूट फ्रेज मौजूद है। देखिए, एब्सोल्यूट फ्रेज को अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं, एब्सोल्यूट फ्रेज वो फ्रेज होता है जो नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है और उसके अंदर कोई फाइनाइट वर्ब मौजूद नहीं होता। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट फ्रेज हमेशा नाउन या प्रोनाउन से शुरू होगा, उसके अंदर फाइनाइट वर्ब मौजूद नहीं होगा, मतलब कि या तो उसके अंदर इन्फिनिटिव होगा, या तो जेरेंट होगा, या तो पार्टिसिपल होगा। इन ये तीन वर्ब्स होंगे, वर्ब की ये टाइप्स है ना, जेरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव, ठीक है, ये तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। तो एब्सोल्यूट फ्रेज में इन तीनों में से कोई एक होगा और वो नाउन या प्रोनाउन से शुरू होगा। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भी याद रखें, एब्सोल्यूट फ्रेज जो होते हैं वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं, रनिंग क्विकली ही कॉट द बस, इसमें तो जो फ्रेज है रनिंग क्विकली, ये रनिंग जेरेंट से शुरू हो रहा है, लेकिन हमने कहा था कि एब्सोल्यूट फ्रेज नाउन या प्रोनाउन से शुरू होते हैं, तो ये वाला तो नहीं है एब्सोल्यूट फ्रेज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, टू विन द गेम इज आवर गोल। टू विन द गेम यहाँ पे एक फ्रेज है, क्या ये एब्सोल्यूट फ्रेज है? नो, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन से शुरू नहीं हो रहा, बल्कि ये इन्फिनिटिव से शुरू हो रहा है। तीसरा देखते हैं, द सन हैविंग सेट, ये वाला फ्रेज जो है ये द सन यानी नाउन से शुरू हो रहा है और इसके अंदर कोई फाइनाइट वर्ब भी नहीं है। हैविंग जो है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो ये वाला फ्रेज जो है, द सन हैविंग सेट वी रिटर्न होम, इसमें द सन हैविंग सेट ये एब्सोल्यूट फ्रेज है, ओके, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ नंबर है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट, ही वांटेड टू सी द वर्ल्ड। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ही वांटेड टू सी द वर्ल्ड, टू सी द वर्ल्ड जो है ना ये एक फ्रेज है जो कि इन्फिनिटिव से शुरू हो रहा है, तो ये इन्फिनिटिव फ्रेज है। लेकिन ये इन्फिनिटिव फ्रेज यहाँ पे जो फंक्शन कर रहा है, ही वांटेड व्हाट,
यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का काम जो होता है वो नॉन का होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज है ये नॉन फ्रेज का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो पहला ऑप्शन हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज था, दूसरा ऑप्शन है एडवर्ब फ्रेज, तीसरा है पार्टिसिपल फ्रेज, चौथा है इन्फिनेटिव फ्रेज। तो इसमें इन्फिनेटिव फ्रेज का ऑप्शन मौजूद है तो आप डायरेक्टली इन्फिनेटिव फ्रेज पे टिक लगाएं। लेकिन अगर इन्फिनेटिव फ्रेज का ऑप्शन नहीं होता, नॉन फ्रेज का ऑप्शन होता है, तो ये नॉन फ्रेज का बीचों के फंक्शन कर रहा होता है, तो आप उस पर भी टिक लगा सकते हैं, ठीक है। पांचवा देखते हैं, तो इसमें डी वाला करेक्ट है। पांचवा देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज विच एवर टीम विंस द गेम इन द सेंटेंस विच एवर टीम विंस द गेम विल रिसीव अ ट्रॉफी। अब ये एक सेंटेंस है, विच एवर टीम विंस द गेम विल रिसीव अ ट्रॉफी, यानी कि जौन सी भी टीम गेम जीतेगी वो ट्रॉफी रिसीव करेगी। इसमें ये जो क्लास है विच एवर टीम विंस द गेम, ये कौन सा क्लास है? एडवर्बियल क्लास है, नॉन क्लास है, रिलेटिव क्लास है, या फिर इंडिपेंडेंट क्लास है? देखें, विच एवर टीम विंस द गेम विल रिसीव अ ट्रॉफी, यानी कि जो टीम मैच जीतेगी वो ट्रॉफी रिसीव करेगी। ये देखें ना, ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है, तो ये जो है हमारे पास एक नाउन क्लास है, ठीक है। इसके बाद आपके पास डायरेक्टली आप इसको नाउन क्लास की एक पहचान आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पूरे नाउन क्लास को अगर आप सिंगल प्रोनाउन या नाउन लगा देते हैं ना इस क्लास की जगह, और बाकी सेंटेंस के साथ आप किसी नाउन या प्रोनाउन को लगा देते हैं इस क्लास को हटा के, तो वो सेंटेंस आपको फिर भी मीनिंग देगा। फॉर एग्जांपल, विच एवर टीम विंस द गेम, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं कोई प्रोनाउन लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं ही लगा देता हूँ इस पूरे क्लास की जगह, ही विल रिसीव अ ट्रॉफी, कि वो ट्रॉफी रिसीव करेगा। ये फिर भी सेंस दे रहा है, इसका मतलब है कि आप उसकी जगह प्रोनाउन लगा सकते हैं, तो वो नाउन का काम कर रहा है, और नाउन का जो काम करता है क्लास, वो हमारे पास नाउन क्लास होता है। छठा है हमारे पास, आइडेंटिफाई द एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन इन द फॉलोइंग, ठीक है। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन देखते हैं, इसमें कौन सा वाला है? ही अराइव्ड आफ्टर द शो इंडेड, ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है यहाँ पे। दूसरा देखते हैं, बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इन, यानी चूंकि बारिश हो रही थी इसलिए हम अंदर रुके, यहाँ पे हमें। अच्छा, तो सी वाला ऑप्शन देखते हैं, ऑल्दो इट ही वॉज टायर्ड ही केप्ट वर्किंग। अच्छा, ये वाला जो है ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन है। देखिए, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन में फॉर एग्जांपल, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, यानी अलबत्ता वो थका हुआ था, वो फिर भी काम करता रहा। इस तरह के जो क्लासेस होते हैं इसमें, इसको हम कहते हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन, यानी कोई मतलब कि दो कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज होती है, इसको हम एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट भी कह सकते हैं, कि एक आइडिया जो दूसरे आइडिया के बिल्कुल अपोजिट होता है। सातवां देखते हैं, इन द सेंटेंस द बुक दैट यू लेंट मी इज फैसिनेटिंग, द क्लॉज दैट यू लेंट मी इज अ डैश, नाउन क्लॉज है। इस सेंटेंस में देखें ना, द बुक दैट यू लेंट मी इज फैसिनेटिंग, इसमें दैट यू लेंट मी कौन सा क्लॉज है? नॉन क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन है, रिलेटिव क्लॉज है, या एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर है? तो ये नॉन क्लॉज तो नहीं है, एडवर्बियल क्लॉज भी नहीं है, तो ये बचता है रिलेटिव क्लॉज, यानी एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये बुक को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा बुक? दैट यू लेंट मी, जो आपने मुझे दिया, यानी बुक को मॉडिफाई कर रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज दोनों सेम चीज होते हैं। आठवां देखते हैं, विच सेंटेंस कंटेन्स अ डिपेंडेंट क्लॉज फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब ऑफ कंडीशन, यानी कि कौन सा सेंटेंस है जिसमें एडवर्ब डिपेंडेंट क्लॉज है और वो एडवर्ब ऑफ कंडीशन का काम कर रहा है। देखते हैं, आई नो वियर ही लिव्स, यहाँ पे वियर ही लिव्स जो है ना, यहाँ पे ये तो नॉन क्लॉज है, इसमें तो है भी नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं, आई विल गो इफ़ यू कम विद मी, ठीक है, ये तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। हाँ, देखा ना, आई विल गो इफ़ यू कम विद मी, यानी मैं जाऊँगा अगर तुम मेरे साथ आओगे, तो इफ़ यू कम विद मी ये जो है ना यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, तो बी वाला सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। अच्छा, 9 नंबर है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्ब्स इज एन इरेगुलर एडवर्ब इन इट्स कंपैरेटिव फॉर्म। यहाँ पे जो कंपैरेटिव फॉर्म का जिक्र किया है जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, सिंपली आपसे पूछा गया है कि इरेगुलर एडवर्ब कौन सा है। इरेगुलर एडवर्ब वो एडवर्ब होते हैं, देखें दो तरह के एडवर्ब्स होते हैं, रेगुलर एडवर्ब, इरेगुलर एडवर्ब। मोस्टली एडवर्ब्स को जब हम एजेक्टिव से बनाते हैं तो हम एजेक्टिव के आखिर में एल वाई लगा देते हैं, तो उससे एडवर्ब बन जाता है। तो इस पैटर्न को जो फॉलो करते हैं उसको हम रेगुलर एडवर्ब कहते हैं। जिस तरह क्विक जो है ना एडजेक्टिव है, इसके आखिर में एल वाई लगा देते हैं, एडवर्ब बन गया क्विकली, हैप्पी हैप्पीली, स्लो स्लोली, ये सारे रेगुलर है। जबकि वेल जो है ये आप बनाते हो गुड से, गुड एडजेक्टिव है,
अब आप गुड को एल वाई लगा के उससे नहीं बना सकते ना, तो ये जो है ना इरेगुलर एडवर्ब है। 10वां है व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडवर्ब बैडली। बैडली का जो है ना वो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? इसका सुपरलेटिव डिग्री मोर बैडली, बैडलीएस्ट, मोर, मोस्ट बैडली ये तो नहीं हो सकता, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, वर्स्ट। ठीक है। चूज द करेक्ट कंपैरिजन ऑफ ऑल द रनर्स सारा रैन मोस्ट फास्टली, मोर फास्ट, फास्टेस्ट, फास्टली। अब फास्ट का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो क्या होता है? फास्टेस्ट होता है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। विच सेंटेंस यूजेस द एडवर्ब ऑफ द एडवर्ब हार्डली करेक्टली, यानी कि कौन सा सेंटेंस है जिसमें जो एडवर्ब हार्डली है वो सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है, यानी यहाँ एड पोजीशन ऑफ एडवर्ब की बात हो रही है। अच्छा, सॉरी, पोजीशन ऑफ एडवर्ब की बात नहीं हो रही, बल्कि मतलब कि कहाँ पे करेक्टली जो है ना एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। कुछ जगहों पे जो है ना आप एडवर्ब हार्ड को इस्तेमाल करते हैं, कुछ जगहों पे आप हार्डली को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, सेंटेंसेस को जरा देखते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी। ही वर्क्स हार्डली टू सपोर्ट हिज फैमिली, ये सेंटेंस गलत है। ये इस तरह होगा, ही वर्क्स हार्ड टू सपोर्ट हिज फैमिली, इसलिए यहाँ पे एडवर्ब गलत इस्तेमाल हुआ है। दूसरा देखते हैं, दे ट्राइड हार्डली बट फेल्ड, नहीं, ये भी गलत है, दे ट्राइड के साथ अब हार्ड लगाओगे। ठीक है। तीसरा देखते हैं, शी रैन हार्डली, ये भी गलत है, शी रैन हार्ड टू कैच द ट्रेन। चौथा देखते हैं, आई कुड हार्डली सी थ्रू द फॉग, ये वाला करेक्ट है। यहाँ पे सी से पहले आप हार्डली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करेक्टली इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ एडवर्ब इन ही स्पीक्स मोर फ्लुएंटली देन हिज ब्रदर, यानी कि वो अपने भाई से ज़्यादा फ्लुएंटली बोलता है। फ्लुएंटली, मोर फ्लुएंटली, मोस्ट फ्लुएंटली। ठीक है, तो ये मोर फ्लुएंटली जो है ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब है। ओके, 14 नंबर एमसीक्यूज है हमारे पास, ये जो है ना पोजीशन ऑफ एडवर्ब की के बारे में है। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी वो सेंटेंस बताया जिसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को सही जगह पे इस्तेमाल किया गया है। पहला देखते हैं, ही गोज यूजुअली टू द जिम, ये गलत है क्योंकि गोज के बाद आप कभी भी यूजुअली का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा देखते हैं, यूजुअली ही गोज टू द जिम, ये भी गलत है, ये शुरू में भी इतना ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं होता। तीसरा देखते हैं, ही यूजुअली गोज टू द जिम, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, ही यूजुअली गोज टू द जिम, यानी ये जो वर्ब होता है मोस्टली, ये जो यूजुअली होता है ज़्यादातर कॉमनली हम इसको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सी वाला करेक्ट है। 15 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कौन सा वाला है हमारे पास जिसमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? पहला वाला देखते हैं, आई लाइक कॉफ़ी बट माई सिस्टर प्रेफर्स टी, ये हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है। बी वाला देखते हैं, बिकॉज इट वॉज कोल्ड वी स्टेड इन साइड एंड वॉच्ड मूवीज, यानी इसमें अगर आप देखते हैं बिकॉज इट वॉज कोल्ड, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। वी स्टेड इन साइड एंड वॉच्ड मूवीज, और ये जो हमारे पास है दूसरा वाला, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दूसरे सेंटेंस में हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये भी कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तीसरा देखते हैं, वॉकिंग टू द स्टोर आई सॉ अ कैट, इसमें सिर्फ एक ही डिपेंडेंट क्लॉज है, ये कॉमा जस्ट कंफ्यूजन के लिए लगाया है। तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। चौथा देखते हैं, द सन रोज एंड द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, देखिए ना, द सन रोज ये एक क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका भी अपना सब्जेक्ट है द बर्ड्स और अपना वर्ब है। while the world was still asleep, और ये जो तीसरा वाला है while the world was still asleep, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके पास कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड नो डिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड, यानी वो जुमला जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं हो, वो सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो ए वाला करेक्ट है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऑल्दो ही वाज वेल्दी, यानी अगर अलबत्ता वो जो है ना अमीर था। ही वाज नेवर हैप्पी, ये वो खुश नहीं था। एंड ही डाइड अलोन, इसमें अगर हम देखते हैं, ऑल्दो ही वाज वेल्दी, ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, ही वॉज नेवर हैप्पी, ये दूसरा जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड ही डाइड अलोन, और तीसरा भी जो है हमारे पास ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है और
एक जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। पहला देखते हैं, द कैट सेट ऑन द मैट बिकॉज इट वॉज टायर्ड। इसमें देखें द कैट सेट ऑन द मैट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज ही वॉज इट वॉज टायर्ड ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो हम बाकियों को देखते भी नहीं है क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिल गया, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। 19 नंबर है, व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव फॉर व्हेन रेफरिंग टू एडिशनल डेप्थ और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एक्सटेंट, यानी जब आप एडिशनल डेप्थ के बारे में बात करते हो, यानी कि मजीद, हम कहते हैं ना कि मजीद इसके बारे में बात करो, तो मजीद के सेंस में जो फार है, ठीक है, दूर के सेंस में नहीं, मजीद के सेंस में जब आप किसी चीज़ के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, उस सेंस में जो फार है उसका कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है, फरदेस्ट, ठीक है। एफ ए आर वाला है तो एफ यू आर वाला तो हो नहीं सकता, सॉरी फरदेस्ट नहीं, फर्दर, ठीक है, एफ ई आर टी एच ई आर, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, फर्दर। 20 नंबर है, विच एजेक्टिव कैन नॉट बी यूज इन कंपेरेटिव डिग्री बिकॉज इट इज एब्सोल्यूट, यानी कौन सा एजेक्टिव होता है जिसको हम कंपेरेटिव डिग्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो एब्सोल्यूट होता है। अच्छा, एब्सोल्यूट एजेक्टिव वो एजेक्टिव होता है जिसकी कोई डिग्रीज नहीं होती, यानी इसको आप कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते। या आप दूसरी तरह ये भी कह सकते हैं कि इस तरह की जो एजेक्टिव्स होते हैं, बस सिंपली ये याद रखो कि इसकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं यूनिक, तो यूनिक का क्या सुपरलेटिव डिग्री बनता है, कंपेरेटिव डिग्री हमें नहीं पता। चलो दूसरा देखते हैं, बी टॉल, हाँ टॉल का बनता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो ये तो एब्सोल्यूट नहीं है क्योंकि इसकी डिग्रीज बनते हैं स्मार्ट, इसके भी बनते हैं ओल्ड, इसके भी बनते हैं, तो बाकी तीनों के बनते हैं डिग्रीज। लेकिन जो पहला वाला है इसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जाहिर सी बात है फिर यही वाला होगा, ठीक है, क्योंकि बाकियों के तो बनते हैं। तो यूनिक हमारे पास एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, ठीक है। 21 नंबर है, चूज द करेक्ट सुपरलेटिव, दिस इज द डिश पीस ऑफ केक आई हैव एवर हैड, यानी दिस इज द मोस्ट डिलीशियस पीस ऑफ केक आई हैव एवर हैड, तो इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, सुपरलेटिव डिग्री आपने लगाना है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ लिटिल व्हेन रेफरिंग टू क्वांटिटी, यानी यहाँ पे आपको मेंशन भी किया गया है जब आप किसी क्वांटिटी या अमाउंट को रेफर करते हैं, लिटिल को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है। देखें, अगर आप अमाउंट या क्वांटिटी के बारे में जिक्र करते हैं और लिटिल का इस्तेमाल करते हैं, तो लिटिल का जो कंपैरेटिव फॉर्म होगा वो क्या होगा, लीस्ट होगा। लेकिन अगर लिटिल को आप साइज के बारे में बताते हैं, फॉर एग्जांपल लिटिल चाइल्ड वगैरह वगैरह, तो उस साइज के लिहाज से इसका जो कंपैरेटिव फॉर्म होगा वो लिटलर, यानी जो पहला वाला ऑप्शन है वो वाला करेक्ट होगा। तो यहाँ पे चूंकि क्वांटिटी की बात हो रही है तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, लीस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द वर्ड ऑडिशियस मीन्स, ऑडिशियस का क्या मतलब होता है। तो ऑडिशियस को बहादुर को कहते हैं, फेयरलेस को कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, ब्रेव, ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेलेक्ट द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स हिज डेश रिमार्क्स ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफेंडेड सेवरल कोलीग्स, यानी मीटिंग के दौरान उसके जो रिमार्क्स थे उसने कई सारे कोलीग्स को ऑफेंड किया। किस तरह के रिमार्क्स थे। अच्छा, चूंकि इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को, तो उसके जो रिमार्क्स थे कुछ ऐसे थे जिसने बहुत सारे कोलीग्स को ऑफेंड किया, यानी उसके रिमार्क्स कुछ ना कुछ गलत होंगे। तो हम ए वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। पहला ऑप्शन है मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल या प्रिसाइज, तो अगर हम इसको लगा देते हैं हिज मेटिकुलस रिमार्क्स, तो केयरफुल और प्रिसाइज रिमार्क्स अगर उसने बोले थे तो फिर कोई ऑफेंड तो नहीं होना था ना। दूसरा है प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक कहते हैं रियलिस्टिक या प्रैक्टिकल, ठीक है, तो प्रेगमेटिक रिमार्क्स अगर उसने दिए थे उससे भी कोई ऑफेंड नहीं होता। तीसरा देखते हैं फेसिशियस, फेसिशियस का मतलब होता है जब आप किसी सीरियस मैटर को बहुत लाइटली लेते हैं और उसके बारे में मजाक करते हैं, ठीक है, तो ये वाला करेक्ट है, हिज फेसिशियस रिमार्क्स ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफेंडेड सेवरल कोलीग्स, ठीक है।
यानी उसकी जो ऐसे रिमार्क्स है कि वो सीरियस मैटर को बहुत लाइटली ले रहा था, जिसकी वजह से उसके जो कोलीग्स थे वो ऑफेंड हो गए। तो इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 25 नंबर है हमारे पास, द सिनोनिम ऑफ एब्सटेन इज, एब्सटेन का मतलब होता है रिफ्रेन, ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। 26 है, द एंटोनिम ऑफ रोबस्ट इज। अच्छा, रोबस्ट, रोबस्ट जो होता है इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, पावरफुल, यानी तो इसका जो अपोजिट होगा वो वीक होगा, फ्रेगाइल होगा या मीक होगा, ठीक है। इस तरह के अल्फाज हम देखेंगे। पहला ऑप्शन देखे पोटेंट, पोटेंट जो है ना इसका सिनोनिम है, ठीक है, पोटेंट का मतलब भी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो हमने इसका एंटोनिम ढूंढना है, एंटोनिम क्या होगा रोबस्ट का, वीक, फ्रेगाइल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द वर्ड मिटिगेट मोस्ट नियरली मीन्स, मिटिगेट का क्या मतलब होता है, ठीक है। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है, शिद्दत को कम करना। तो इसका जो आपके पास पहला ऑप्शन है टू वर्सन, वर्सन का मतलब होता है मज़ीद ख़राब करना, क्लैरिफाई, इग्नोर, टू एलिविएट। एलिविएट इसका सिनोनिम है, ठीक है, क्योंकि इसका भी, एलिविएट का भी मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को, शिद्दत को कम करना, ठीक है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ फ्रुगल, फ्रुगल का सिनोनिम क्या होता है। फ्रुगल कहते हैं यानी जो फजूल खर्ची ना करता हो उसको हम फ्रुगल कहते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन है इकोनॉमिकल, ये करेक्ट है। चेंज द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट नरेशन, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। देखें ना यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच जो है आई एम रीडिंग अ बुक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में चला जाएगा। ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी, बी वाला नहीं, ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 30 नंबर है, इन इनडायरेक्ट स्पीच टुमारो टिपिकली चेंजेस टू, टुमारो जो है ना द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने। शी सेड टू मी वियर डू यू लिव। अब यहाँ पे वियर डू यू लिव ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है। इसको जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ना पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी इन्वर्जन आपने ख़त्म करनी है। यहाँ पे देखें ना, वियर डू यू लिव, सब्जेक्ट यू है, इससे पहले डू लगा है। जब आप इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे ना पैसिव वॉइस में, सॉरी इनडायरेक्ट में, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आप सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे, ठीक है। या तो हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत भी नहीं होती, जहाँ पे आप, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से टेंस में कन्वर्ट करना है। तो ये शी सेड टू मी वियर डू यू लिव, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो शी आस्क्ड मी वियर आई लिव्ड, ये वाला करेक्ट होगा। शी आस्क्ड मी वियर आई लिव्ड, ठीक है। वियर डिड आई लिव ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डिड आपने फिर से यहाँ पे जो देखे ना, सब्जेक्ट से पहले आपने डिड लगाया है तो ये क्वेश्चन बन जाता है। आपने फिर सवालिया क्वेश्चन मार्क लगाना है, और क्वेश्चन मार्क आपने नहीं लगाना। जब आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है तो फिर आपने क्वेश्चन को ख़त्म करना है। तो इसमें जो है ना दूसरा वाला करेक्ट है, शी आस्क्ड मी वियर आई लिव, ठीक है, ये वाला करेक्ट है, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। 32 नंबर है, चेंज टू इनडायरेक्ट, ही सेज टू मी वी विल कम टुमारो, ये जब कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव में, देखें इसका टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इन टेंस में है। दूसरा जो पॉइंट आपने याद रखना है कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच आपका प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो टेंस तो आपने चेंज नहीं करना है। इसके अलावा जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल विल को वुड में करना है, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो डिपेंड करते हैं, आप उसको कन्वर्ट कर भी सकते हैं, या फिर एग्जांपल टुमारो है इसको द नेक्स्ट डे में भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे, ठीक है। अगर ऑप्शंस में दिया गया है तो आप उसको अगर कन्वर्ट कर भी दें वो भी सही है, अगर नहीं भी कन्वर्ट करें वो भी ठीक है, ये इस पे मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो आपके पास जो टाइम वर्ड्स है उसको तो आपने ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, आपने उसको चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके में सही है। लेकिन जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिस तरह विल है वगैरह है, कैन है, इसको आपने चेंज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होते हैं। तो कोशिश करनी है कि ये टेंस का हिस्सा होता है, इसको आपने चेंज नहीं करना है। और जो ही सेज टू जो हो वो चेंज हो जाएगा टेल्स में। तो पहले वाला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि इसमें सेट टू लिखा है, दूसरा भी गलत है, इसमें सेट टू लिखा है। तीसरा देखते हैं, ही टेल्स मी दैट दे विल कम टुमारो, ये भी आपका करेक्ट हो सकता है, ही टेल्स मी दैट दे विल कम टुमारो,
ये आपका करेक्ट हो सकता है। और डी वाला अगर आप देखते हैं, ही टेल्स मी दैट दे विल कम द नेक्स्ट डे, ये भी करेक्ट है। देखिए ना, टुमारो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ऑप्शनल होता है, आप इसको चेंज कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर जिस भी एमसीक्यूज में इस तरह के ऑप्शन दिए गए हो कि एक में चेंज हो और दूसरे में चेंज ना हो, वैसे इस तरह रेयरली होता है, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि जिसमें चेंजेस हुई हों, फॉर एग्जांपल मैं डी वाले को ऑप्शन पे करेक्ट करूंगा, क्योंकि चेंजेस जो है ना वो मैं इसको प्रेफर करूंगा, ठीक है। अच्छा, 33 नंबर है, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट, ही सेड ब्रो यू हैव डन वेल। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो है ना आपने क्या करना है, अम, यानी सेंटेंस के सेंस को समझना है। यहाँ पे देखें ना, ही सेड ब्रो, उसको अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। तो उस सेंस में आपने वो वर्ड इस्तेमाल करना है। यू हैव डन वेल, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हेड इस्तेमाल होगा। तो पहला वाला देखते हैं, ही exclaimed with applause that he had done well। ये वाला जो सेंटेंस है, ये जो दूसरा देखते हैं, ही कंग्रेचुलेटेड, नहीं, ये भी गलत है। ही सेड ब्राउ, ये भी गलत है। ही applauded him saying that he had done well। तो पहला वाला सही है, चूंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आप एक्सक्लेम्ड का जिक्र ज़रूर करोगे, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज दैट ही हैड डन वेल, ये वाला करेक्ट है। 34 है, चेंज टू इनडायरेक्ट, ही सेड प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें देखें ना, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ही रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, या आप ये भी कह सकते हैं कि ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें अगर आप देखते हैं, आस्क्ड है, ऑर्डर्ड है, सेड है, ये सारे गलत है, बाकी रिक्वेस्टेड वाला सही है। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। 35 नंबर है, व्हाट डज द इडियम टू बाइट द बुलेट मीन। टू बाइट द बुलेट का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए है टू बी वेरी एंग्री, दूसरा है टू बी एक्सट्रीमली ब्रेव इन बैटल, तीसरा है टू स्टार्ट अ फाइट, फोर्थ नंबर है टू इंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस दैट इज इनएविटेबल, ठीक है। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू इंड्योर अ पेनफुल एक्सपीरियंस दैट इज़ इनएविटेबल, यानी किसी चीज़ को बहादुरी से, यानी जो आपके ऊपर तकलीफ़ें आती है या मुश्किल आते हैं, हालात का मुकाबला करना बहादुरी से, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें ज़्यादा परफेक्ट है। 36 नंबर है, द इडियम अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज मीन्स। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब होता है, सी वाला करेक्ट है, समथिंग गुड दैट इज़ नॉट रिकग्नाइज एट फर्स्ट, यानी कोई ऐसी चीज़ जो मतलब कि अच्छी होती है, लेकिन पहली दफ़ा आप उसको बज़ाहिर वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब आपको पता चलता है तब वो अच्छी दिखाई देती है। 37 नंबर है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टू बर्न द मिड नाइट ऑयल। टू बर्न द मिड नाइट ऑयल का मतलब होता है देर तक रात को काम करना, स्टडी करना, ठीक है, मेहनत करना, सख्त मेहनत करना। सी वाला करेक्ट है, टू वर्क लेट इन टू द नाइट। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज जो था, ये टेस्ट मैंने काफ़ी पहले लिया था, बट ये एमसीक्यूज जो ईडीएम है, ये जोन 1 के टेस्ट में आई थिंक दिया हुआ था। ओके, 38 नंबर देखते हैं, व्हाट डज द इडियम थ्रू थिक एंड थिन मीन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है इन एवरी सिचुएशन, यानी अंडर ऑल कंडीशंस, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, ठीक है, चाहे जैसे भी हालात हो, हर सिचुएशन के अंदर। तो बी वाला करेक्ट है। 39 नंबर है, द इडियम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड इज यूज्ड व्हेन। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इस इडियम को हम कभी इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है, यानी अगर जो आपका अगर कोई मंसूबा नाकाम हो जाता है और आपने दोबारा से मंसूबा बंदी करनी होती है, तब इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अगर आप देखते हैं, सी वाला ऑप्शन करेक्ट, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, अ प्लान हैज़ फेल्ड एंड अ न्यू वन इज़ नीडेड, यानी आपका जो मंसूबा है वो कम फेल्ड हो चुका है और एक नया मंसूबा आपको ज़रूरत है। व्हाट डज द एलिफेंट इन द रूम मीन्स। ये भी एक इडियम है, इसका क्या मतलब होता है, अ वेरी लार्ज पर्सन, एन एक्सपेंसिव डेकोरेशन, ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शंस को। सी नंबर है, अ मेजर प्रॉब्लम दैट एवरीवन इज इग्नोरिंग, ये वाला करेक्ट है। 41 है, विच सेंटेंस फॉलोज द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। देखें, जब भी नीदर नॉर की बात हो तो आपने वर्ब को एग्री कराना है, जो जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब हो उसके साथ एग्री कराना है, इसलिए और जो वर्ब के करीब वाला सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट प्लूरल है, आपने प्लूरल लगाना होगा। दूसरा है, नीदर द टीचर
दूसरे में और लग गया है, ठीक है, तो ये तो गलत है, नीदर के साथ नॉर लगता है। सी वाला देखते हैं, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, ये भी गलत है क्योंकि वॉज लग गया, सिंगुलर आपने नहीं लगाना। फोर्थ नंबर है नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स और प्रेजेंट, ये वाला करेक्ट है, इसमें नीदर नॉर है और स्टूडेंट्स जो सेकंड वर्ब के करीब वाला सब्जेक्ट है उसके मुताबिक वर्ब प्लूरल भी लगा है, तो डी वाला करेक्ट है। 42 है सेलेक्ट द करेक्ट करेक्ट वर्ब फॉर्म द कमेटी डैश डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, ये पहले पहले मॉक टेस्ट में भी मैंने आपको बताया था, जब भी इस तरह की डिवीजन ऑफ ओपिनियन की बात हो और कलेक्टिव नोन आया हो तो उसमें आप प्लूरल लगाते हैं। द कमेटी वर या यहाँ पे वर तो नहीं है, आर है, बाकी सारे सिंगुलर है, इज हैज वाज, ये तो गलत, ये नहीं लगेंगे, इसमें प्लूरल लगेगा। द कमेटी आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस, ठीक है। 43 नंबर है चूज द करेक्ट सेंटेंस अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम। अच्छा, इसमें द नंबर और अ नंबर लगे, मैंने आपको रूल बताया था, अगर आपको याद हो कि जब भी अ नंबर आ जाता है या द नंबर आ जाता है तो फिर आपने क्या करना है। अ नंबर अगर आ जाता है सब्जेक्ट में तो इसके साथ आपने प्लूरल वर्ब लगाना है, ठीक है। अगर द नंबर आ जाता है तो इसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो पहला वाला देखते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम, अ नंबर आया है, आगे वर्ब जो है वो भी हैव लगा है, तो ये वाला करेक्ट है। 44 नंबर है फिलिंग द ब्लैंक, इकोनॉमिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट इन कॉलेज, इकोनॉमिक्स सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं, तो इसके साथ क्या लगेगा, और वेयर इज लगेगा, इसके साथ इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इस सारों के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ओके, लास्ट एमसीक्यूज है आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रन, 10 किलोमीटर, जब भी इसी तरह आप 10 किलोमीटर्स या इस तरह की एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हो तो ये सिंगुलर होता है, इसके साथ आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है। 10 किलोमीटर्स और वर एम इज लगेगा यहाँ पे, 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रन, ठीक है, ये आपके फर्स्ट ईयर में मौजूद है। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा इससे मिला होगा। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट को करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।